उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तेज हुई तैयारियां। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल। हरिद्वार में उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन ने जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का किया आयोजन। सीएम धामी ने की प्रतियोगिता की शुरुआत। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा में दर्शन करने लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रदेश के सभी विभाग यात्रा को बढ़ाने के लिए कर रहे सहयोग। जनवरी से बागेश्वर में शुरू होगा उत्तरायणी मेला। मेले को लेकर तैयारियों में जुटा नगर पालिका प्रशासन। बागेश्वर की दीवारों पर झलकेगी कुमाऊं की संस्कृति। ऊधम सिंह नगर में नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। डीएम नितिन सिंह भदौरिया और ऊधम सिंह नगर जनपद के एसपी मणिकांत मिश्रा ने किया स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण। नई टेहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने टेहरी झील के पास बनने जा रही रिंग रोड को लेकर किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए जल्द काम पूरा करने के निर्देश। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को तैयार उत्तराखंड। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने की अधिकारियों के साथ बैठक। खेलों की तैयारियों को लेकर दिए निर्देश। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सतर्क। आपदा प्रबंधन विभाग एनडीएमए ने उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलों को किया चिन्हित। बागेश्वर में 1, चमोली में 4, पिथौरागढ़ में 6, टेहरी में 1 और उत्तरकाशी जिले में 1 ग्लेशियर झील चिन्हित। देहरादून में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची नगर आयुक्त नमामि बंसल। शहर के कई मोहल्लों में कूड़े के ढेर नजर आने पर कर्मचारियों को लगाई जमकर फटकार। उत्तराखंड में बढ़ते जंगली जानवरों के हमले। पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में व्यक्ति पर अज्ञात जानवर ने किया हमला। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून में सीएम धामी ने कैंप कार्यालय से राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 में प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड के दल को फ्लैग ऑफ कर नई दिल्ली के लिए रवाना किया है। बता दें कि 10 से 12 जनवरी के बीच नई दिल्ली में 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय युवा उत्सव युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रदर्शन करने का एक बड़ा मंच है, जिसमें उत्तराखंड के 72 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहे हैं। इस दल में सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित 30 प्रतिभागी और विकसित भारत से संबंधित 42 यूथ लीडर्स राष्ट्रीय युवा महोत्सव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और सीधा रुख करेंगे ऊधम सिंह के नगर के चमोली की ओर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहा है, ये आपको सुनवाते हैं। कि देवभूमि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। अनेक निर्णय जो हमने लिए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून बनाना हो या नकल का अध्यादेश लाना हो या यहां पर धर्मांतरण दंगारोधी कानून बनाना हो, ये सारे के सारे कानून आज पूरे देश के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, वह भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमने पूरे देश और दुनिया के अंदर रहने वाले, जहां देश के अंदर रहने वाले सभी प्रवासी उत्तराखंडियों भाई बहनों का 7 नवंबर 2024 को एक बड़ा सम्मेलन दिन भर का आयोजन किया था, पूरे दिन का और रात का। और उन सब लोगों ने अपने अपने गांव में आकर अपने गांव को आगे बढ़ाना, अपने गांव को गोद लेना, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी पैतृक स्थानों के लिए विकास में सहयोगी बनना, इस बात का एक संकल्प लिया है। और अब पूरे दुनिया के लोग उत्तराखंड के साथ मिलकर उत्तराखंड में अपना योगदान देना चाहते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए जहां आज प्रधानमंत्री जी उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं, उनके सम्मेलन को
आज संबोधित कर रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, वहीं हमने भी इस 12 तारीख को पूरे देश के, दुनिया के अंदर रहने वाले उत्तराखंड के जो लोग हैं, जिन्होंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट काम किया है, अनुभव प्राप्त किया है, अपना नाम ऊंचा किया है, अपनी एक पहचान बनाई है, उन सभी को हमने उत्तराखंड में आमंत्रित किया है। वह लोग भी हमारे उत्तराखंड के इस विकास में, उत्तराखंड की इस यात्रा में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, जहां प्रदेश के अंदर अनेक काम चल रहे हैं, वहीं हमारी सरकार खटीमा क्षेत्र के लिए भी स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम यहां पर उठाए हैं। जहां ये खेल मैदान बनकर तैयार हो गया, वहीं खटीमा बाईपास का निर्माण भी हो गया और उससे सबसे ज्यादा अगर कोई लाभान्वित हुए होंगे तो चकरपुर के लोग हुए होंगे, जिनको रुद्रपुर जाना है, या सुमन जी आप भी इधर चकरपुर आना हो आपको, तो बनबसा वाले, आसपास वाले, नेपाल वालों को भी इसका लाभ मिल रहा है। पिथौरागढ़ से लेकर पूरे धारचूला तक के लोग जो यहां से दिल्ली तक की यात्रा करते हैं, उन सभी को इससे लाभ हुआ है। नए हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण का कार्य हो, वह भी लगभग तेजी से प्रगति की ओर है। खटीमा को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाली सड़कों के चौड़ीकरण, पुनर्निर्माण के कार्य हों, उन सभी पर काम किया जा रहा है। और खटीमा में जो लंबे समय से एक मेरे मन में शुरू से रहता था कि खटीमा क्षेत्र में आईटीआई बनना चाहिए, खटीमा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक बनना चाहिए, खटीमा में एक स्टेडियम होना चाहिए, खटीमा में एक बस स्टैंड होना चाहिए और खटीमा में एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि आप सबके आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री आदि मोदी जी के मार्गदर्शन में खटीमा को केंद्रीय विद्यालय की भी सौगात मिली और वो केंद्रीय विद्यालय भी हमारा बनकर तैयार हो रहा है। हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चे, थाड़वाट के बच्चे, या हमारे बनरावत बस्ती के बच्चे, हमारे धारचूला मुंशियारी के बच्चे, उन सभी के लिए खटीमा में आवासीय एकलव्य विद्यालय का निर्माण भी हो चुका है। उसके विस्तार को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि खटीमा के या आसपास के क्षेत्रों के लोगों को किसी भी काम के लिए खटीमा से बाहर न जाना पड़े। सरकारी अस्पताल में भी जहां जितना संभव हो पा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर अच्छे डॉक्टर आए, अच्छी मशीनें आए, अच्छी जांच की उनकी जांच हो, खटीमा में ही हर प्रकार का बेहतर इलाज मिले उनको। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं और यह आज बहुत शुभ अवसर है, आप सब जानते हैं, और मैं आज सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, खटीमा के विकास में आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हर काम को खटीमा के आगे बढ़ाया जाएगा। हम सब लोग मिलकर सब कामों को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के अपने विकल्प रहित संकल्प के आधार पर निरंतर कार्य कर रही है और इसके परिणाम भी बहुत सुखद आ रहे हैं। आज अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड हिंदुस्तान के पहले नंबर के राज्यों में अपना स्थान दर्ज करा रहा है, चाहे उस सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, चाहे स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे नौजवान युवाओं को मौका देना हो, निवेश के मामलों में देश के प्रमुख 5 राज्यों में हमारी गिनती हो, बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हो, राज्य की जीएसडीपी में 33% की बढ़ोतरी हो। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा विकल्प रहित संकल्प, यानी कि संकल्प में कोई विकल्प न होना, यही संकल्प के पूरा होने का कारण होता है। मुझे आप सबसे ये कहना है कि आप सब हमारे इस संकल्प को साकार करने में हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इसी प्रकार से आप लोग अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आज चकरपुर के इस सुंदर खेल स्टेडियम को खटीमा के समस्त लोगों को, नौजवानों को, युवाओं को, खिलाड़ियों को समर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत
अभी आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। रुक करेंगे खबरों का। नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, तो वहीं सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के जीतने के दावे भी कर रही हैं। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है, जिसका श्रेय विकास कार्यों को जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी निकायों में विकास के काम किए, वह चाहे सड़कें हों, नालियां हों या फिर शहरों के सौंदर्यीकरण की बात हो, सभी पर जबरदस्त काम हुआ है। तो निकाय चुनाव का रण है, जीत का प्रण दिया जा रहा है कि किसके दावों में कितना दम नजर आएगा। मुझे ऐसा देखिए, ऋषिकेश और उसके बाद में रुड़की अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो आज की स्थिति में महसूस कर रहा हूँ उसमें क्लीन स्वीप करने जा रही है। कोई भी स्थिति विकास को लेके बनती है। हम ये कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे उत्तराखंड पे रहा है, और हम तो एक ही बात कहा करते हैं कि मोदी जी के दिल में उत्तराखंड बसता है, उत्तराखंड वासियों के दिल में मोदी जी बसते हैं, और उसके अनेकों प्रमाण हमारे सामने हैं। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से इन निकायों में इस दौरान काम हुए, और संयोग से मैं शहरी विकास मंत्री होने के नाते ये बात बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि लगातार सफाई के मामलों में पुरस्कार मिलना हो, हर प्रकार से, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात हो, साफ सफाई की बात हो, जो हमारे वेंडर्स हैं उनके लिए सुविधा प्रदान करनी हो, या ये कहें कि हमारे यहाँ जितने भी अन्य जो हमारे सीवरेज की बात हो, पेयजल की बात हो, आज निकायों में बहुत बड़ा काम इस दौरान हुआ है, और उसी का परिणाम है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर रही है। और जिस प्रकार से आज कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि जैसे ना तो उनकी नीति है, ना उनके पास नेतृत्व है, जो है भी वो आपस में बटा हुआ है। निर्दलियों में भी कोई बहुत बड़ी ऐसी स्थिति मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा कद्दावर व्यक्ति कहीं निकाय में, अपवाद स्वरूप में मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सामान्य तौर पे कोई ऐसा सामने अभी तक नहीं आया है। तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम क्षेत्रों में, चाहे नगर निगम हो, चाहे हमारे नगर पालिकाएँ हों, चाहे नगर पंचायत हों, इस बार बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और जीत के अच्छी स्थिति में आने वाले। देखिए, ऋषिकेश और उसके बाद में रुड़की अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो आज की स्थिति में महसूस कर रहा हूँ उसमें उत्तराखंड में पिछले 16 दिसंबर से ड्रग उन्मूलन के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस अभियान को चलाया जा रहा है। देहरादून में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए जागरूक करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज में भी छात्र छात्राओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। अभियान को लेकर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि जो लोग एनडीपीएस एक्ट में पहले से सम्मिलित हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 1 महीने में 37 अभियोग दर्ज किए गए हैं और 44 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ड्रग उन्मूलन हेतु जो है 16 दिसंबर से एक विशेष अभियान जो है वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी चलाया जा रहा है और ये समस्त राज्य में चल रहा है। तो इसी के दृष्टिगत जो है देहरादून में भी हमारे द्वारा जो है अधिक से अधिक इसमें जो एनडीपीएस में जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। अगर अभी तक की बात करेंगे तो तकरीबन हमारे द्वारा जो है 37 के आसपास अभियोग जो है विगत आप मान के चलिए कि 20 दिन या 20 या 22 दिन में हम लोगों के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं, जिसमें कि कमर्शियल क्वांटिटी के भी हैं और तकरीबन 44 से ऊपर अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। और इसके अलावा जो पूर्व में ऐसे अपराधी जो लगातार एनडीपीएस के मामलों में लिप्त रहे हैं या सजा याफ्ता हैं तो उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी और पिट एनडीपीएस की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। उनकी संपत्तियों का जो है चिन्हीकरण कर उसको भी जब्ती की कार्रवाई हेतु जो है सक्षम स्तर पर पत्राचार हमारे द्वारा किया जा रहा है।
तो ये तो होगी जो इन्फोर्समेंट की बात है। इसके अलावा जो जन जागरूकता के लिए हमारे द्वारा विशेष अभियान प्रत्येक थाने में और जो हमारी विशेष जो NTF यूनिट है उसके द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। जन जागरूकता हेतु रैली भी किया जा रही है। और जैसे अब स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए हैं तो वहाँ भी इस संबंध में जो है छात्र और छात्राओं को नशे के विरुद्ध जो है जागरूक किया जाएगा। जो नशा मुक्ति केंद्र हैं उनका भी हमारे द्वारा सत्यापन किया जा रहा है, कौन भर्ती है, कब से भर्ती है, उसकी भी जानकारी की जा रही है। और साथ ही साथ रैली है, पोस्टर है, बैनर है, पैम्पलेट है, तो इसके माध्यम से भी जो है आगे की कार्रवाई हमारे द्वारा लगातार अवेयरनेस की कार्रवाई की जा रही है। और मेरा आप लोगों के माध्यम से यही आम जनमानस से और हमारे जो विशेषकर नवयुवक हैं, युवक युवतियां हैं, तो उनसे मेरी यही अपील है और यही आग्रह है कि नशे का त्याग करें। ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और आप नहीं जानते कि जब कोई आपका परिजन आपको नशे की हालत में देखता है तो उसको कितनी पीड़ा होती है। तो कृपया किसी भी प्रकार के नशे से हमेशा दूर रहें, अपने आप को भी दूर रखें, साथ ही अपने जो साथी हैं, अपने परिजन, उनको भी जागरूक करें कि किसी प्रकार का नशा ना करें। दूसरी बात, देहरादून की तरह ही उत्तराखंड के बागेश्वर में भी नशे की रोकथाम के लिए पुलिस अभियान चला रही है, जिसका असर इलाके में दिखाई भी दे रहा है। बागेश्वर पुलिस लगातार निकाय चुनाव को देखते हुए स्मैक तस्करों और अपराधियों की खोजबीन कर जेल भेज रही है, जिसको लेकर बागेश्वर DSP अंकित कंडारी ने जानकारी दी, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। नशा मुक्त भारत अभियान, जैसे कि हमारे पुलिस मुख्यालय की ओर से नशा मुक्त भारत उत्तराखंड अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ नगर निकाय के जो चुनाव है इसके आधार पर सामान्य मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है। तो इसके क्रम में SP बागेश्वर की ओर से सभी पुलिस टीम को निर्देश किया गया था कि ये लोग सघन चेकिंग अभियान करेंगे और जो भी अवैध तस्करी या फिर अवैध मादक पदार्थों में क्रय विक्रय या फिर उसको पोजेशन में उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तो इसी क्रम में कल दिनांक 8/1/2025 को जो हमारा वन स्टॉप सेंटर है उसके पास एक अभियुक्त जिसका नाम मनीष कुमार है, तो यह संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला। तो इसके बाद जब SOG टीम के द्वारा इसकी पूछताछ की गई और उसके बाद NDPS एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया, तो मनीष कुमार के पास लगभग 8.38 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जो जिसकी कीमत जो लोकल बाजार है उसमें 2.5 लाख रुपये आंकी जा रही है। तो इसी क्रम में उसके बाद कोतवाली बागेश्वर में मनीष कुमार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 4/25 NDPS एक्ट 8/21 धारा में पंजीकृत किया। उत्तराखंड सरकार ने सोंगबाद परियोजना के विस्थापितों के लिए भूमि तलाश ली है। सोंगबाद परियोजना के तहत 30 परिवारों का पुनर्विस्थापन किया जाएगा। इसके लिए रानी पोखरी में रेशम विभाग की जमीन का चयन किया गया है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र ने बताया कि विभाग की जमीन हस्तांतरित हो गई है। पुनर्विस्थापितों को 200 वर्ग फीट आवासीय भूमि के साथ आधा एकड़ कृषि भूमि दी जाएगी। वहीं 100 से ज्यादा आंशिक विस्थापितों को 5.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। दरअसल 30 हमारे पूर्ण विस्थापित परिवार हैं और 107 हमारे आंशिक विस्थापित परिवार हैं। तो जो पूर्ण विस्थापित परिवार हैं 30, तो उनको हम लोग 200 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड भी दे रहे हैं और आधा एकड़ कृषि भूमि भी दे रहे हैं। तो वैसे परिवारों को जो पूर्ण विस्थापित हैं उनको विस्थापित करने के लिए रानी पोखरी में लिस्टराबाद और रैनापुर ग्रांट में हम लोगों ने रेशम विभाग की और उद्योग विभाग की भूमि को चिन्हित किया था और शासन द्वारा उस भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किए जाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। अब उन पर अविलंब जो है विस्थापन का कार्य जो है शुरू कर दिया जाएगा। उस विस्थापित भूमि में सारी जो है पुनर्व्यवस्थापन सुविधाएं जो है जैसे बाउंड्री वॉल है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने देहरादून के RTO दफ्तर में एक मिनी ट्रैफिक पार्क बनाया है, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पार्क में सांप सीढ़ी के माध्यम से यातायात नियमों को बखूबी समझाया गया है, जिसको लेकर देहरादून के RTO प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि यह नया प्रयोग उन बच्चों के लिए है जो कभी अपना काम करवाने RTO परिसर में आए तो उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऑफिस देहरादून के द्वारा एक नया अभियान चलाया गया है, एक अभिनव प्रयोग किया गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉलेजों के और जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो 17 साल 18 साल 19 साल के बच्चे हैं, जो आगे भविष्य में गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी चला रहे हैं या कभी कोई काम करवाने RTO ऑफिस में आएंगे, तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं, उनको 50 की संख्या में इन्वाइट कर रहे हैं RTO कार्यालय में।
कार्यालय का भ्रमण करवाया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि कहाँ क्या काम होता है, किस पटल पे लाइसेंस बनता है, कहाँ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन होते हैं, गाड़ी ट्रांसफर कहाँ होता है, चालान अगर हो गया चालान का भुगतान कैसे होता है, कहाँ होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पूरे कार्यालय का भ्रमण करवाया। साथ ही साथ यहाँ हम लोगों ने छोटा सा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बना रखा है। उस ट्रैफिक पार्क में रोड मार्किंग्स के बारे में और एक सांप सीढ़ी का गेम भी कर रखा है, जिसमें रोड सेफ्टी का थीम है। उस थीम पर भी हम लोगों ने उनको गेम खिलाया। उसके बाद पूरे कार्यालय को मैंने पहले बताया भ्रमण किया गया, रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया। साथ साथ सूक्ष्म जलपान भी हम लोग करवाते हैं बच्चों को, और इसके ये हमारा प्रयास है कि आगे भी हम इसको कंटिन्यू। नैनीताल में बढ़ता जंगली जानवरों का खतरा, महिलाओं ने बाघ पर हमला, महिलाओं पर किया हमले में महिला की मौत हुई है। महिला की मौत से ग्रामीणों में गुस्सा नजर आ रहा है। वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। विभाग कर्मचारी पर भी हमला किया गया। बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नैनीताल में जंगली जानवरों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रामनगर में महिला ने बाघ पर हमला किया, हमले में महिला की मौत हो गई है। वन विभाग के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें लगातार आपके सामने है। कई लोग सड़क पर उतरकर वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। विभाग कर्मचारी पर भी हमला किया गया है। बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने की मांग की जा रही है। वन विभाग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण नजर आ रही हैं। लगातार जंगली जानवरों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विभाग कर्मचारी पर भी हमला किया गया, जहां पर कर्मचारी जो हैं लोग सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। नैनीताल में लगातार जंगली जानवरों का खतरा अब लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। रामनगर में महिला पर बाघ ने हमला किया है। हमले में महिला की मौत की खबर सामने आई है। महिला की मौत से ग्रामीणों में गुस्सा नजर आ रहा है। उकलडुंगा में एक दुर्घटना घटी, जहां पे महिला के ऊपर एक बाघ ने हमला किया था और रात भर पूरा टीम वहां जाके रेस्क्यू में ऑपरेशन में जुड़े और उसके बाद वहां पे पिंजरे लगाए और उनके जो भी डिमांड्स थे, जैसे कि वहीं पे ऑन द स्पॉट पोस्टमार्टम होना चाहिए, पिंजरे तुरंत लग जाना चाहिए और उसके साथ साथ जो मुआवजा का प्रक्रिया और बाकी जो भी अन्य चीज़ थे वो सबको मानते हुए हम वहाँ पे जो भी उनका डिमांड्स है वो सब मीट आउट करके हम वहाँ पे पिंजरे लगा के ग्राम वासियों के साथ ही वहाँ पे जाके उनके साथ पिंजरे लगा के आए, जो ऑन द स्पॉट जहाँ पे ये दुर्घटना घटी थी। और आज सुबह फिर से हमारा वो पूरा और रात भर हमारा टीम वहीं पे रहा और आज सुबह फिर से जब चेक करने गए तो फिर से वहाँ के कुछ जन प्रतिनिधि लोग हैं जो फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड करके ऐसे कि वो हम केज को क्लोज कर दिए थे, ऐसे कुछ फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड करके हमारे स्टाफ पे हाथ उठाए। ये बहुत ही गलत है और बहुत ही एक गलत प्रथा है। अगर ऐसे चलेगा तो हमारा वन कर्मियों का मनोबल भी टूटेगा, तो हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। मैंने एसएसपी और डीएम मैडम से बात कर लिया है और हम जो भी दुष्कर्मी है इनके ऊपर एफआईआर फाइल करेंगे और ऐसे कभी आइंदा ना हो उसको देख लेंगे। हमारे फॉरेस्ट गार्ड जो कोटा रेंज के हैं उनके वो तो वहाँ चेक करने गए थे, वहाँ पे जो केजेस लगे थे उसको फिर से चेक करने गए थे और दूसरा केज लगाने गए थे। हमारे फॉरेस्ट गार्ड जसवंत सिंह रावत के साथ मारपीट हुई। और अब बात करेंगे देहरादून से मिल रही बड़ी खबर की। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। प्रचार करने उत्तराखंड आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम भी इसमें शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। सांसद अनिल बलूनी भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है और चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। उत्तराखंड आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई शीतकालीन चारधाम यात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि पहले सभी श्रद्धालु सिर्फ ग्रीष्मकालीन स्थल पर ही दर्शन करने जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार चारधाम के शीतकालीन प्रवास स्थल का भी लगातार प्रचार प्रसार कर श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रही है, जिसका फायदा व्यापार में भी देवभूमि की स्थानीय जनता को मिल रहा है। रोजाना 1000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यही नहीं, सभी विभाग अधिकारी भी यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दे रही है। हमें बताने में काफ़ी खुशी हो रही है कि शीतकालीन यात्रा काफ़ी जोरों में चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था वो साकार होता हुआ दिख रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। कल भी लगभग 608 लोग आए हैं शीतकालीन यात्रा पे और अब तक कुल 20,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं शीतकालीन यात्रा पे और लगातार इसका संदेश जा रहा है लोगों में। और बर्फबारी के कारण शीतकालीन यात्रा के साथ साथ जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ी है वहाँ पे बड़ी संख्या में कई हज़ार लोग आए हैं अलग से। इस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है। देखिए, हमारी जो शीतकालीन यात्रा है वो काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही है और अभी तक अमूमन कम से कम 1000-1500 के लगभग लोग जो हैं प्रत्येक दिन हमारे परिक्षेत्र में शीतकालीन धामों में आ रहे हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ ही रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि शीतकालीन ऋतु में भी लोग उत्तराखंड में आगमन कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं और उनके लिए प्रॉपर से ही पहले से व्यवस्था की गई है उनकी सिक्योरिटी के लिए और जगह जगह पे उनको गाइड किया जाता है कि जहाँ पे अगर कहीं बर्फबारी है तो कहाँ पे रुकना है और जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे उनको ऐसी जगह पे रुकवाते हैं हम लोग जहाँ पे उनको एक शेल्टर अच्छा मिले। तो काफ़ी अच्छी यात्रा। चारधाम यात्रा 2024 की हुई, उसमें GMN ने कुछ पैकेजेस बनाए थे यात्रा के और MMT से भी उसने हमारा कोलैबोरेशन था। उसके तहत 2024 में हम लोगों का जो टोटल प्रॉफिट रहा वो हम लोग पॉजिटिव रहे, हम लोगों ने मुनाफा हमारा रहा। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं तो शीतकालीन यात्रा में भी GMN प्रतिभाग कर रहा है और उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।